हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 12th का स्पेशल या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जनवरी 2026 में हुआ हिस्ट्री का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं सारी की सारी। टोटल 36 क्वेश्चन हैं, इनके मार्क्स बता रखे हैं सारे। यहाँ से है क्वेश्चन पहला। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, आयरन से परिचित नहीं थे। मुगलों का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तीसरा क्वेश्चन, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। चौथा, किसने दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों की मांग की थी? भीमराव अंबेडकर ने। पांचवा, ब्राह्मी एवं ग्रोष्ठी लिपियों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप। छठा क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। छठे का ए। सातवां, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। आठवां, निम्नलिखित में से किसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था? अल बेरूनी का। आठवें का ए। नौवां, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 10वां, हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सी 1986 में। 10वें का सी। 11वां क्वेश्चन, आइन ए अकबरी की रचना कब पूरी हुई थी? 1598 में। और 12वां, अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए किसे राजी किया था? तो 12वें का ए, संथालों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनके आंसर देखिए। अभी ये क्वेश्चन इनके आंसर इकट्ठे दूंगा, अभी बताएंगे। 13वां क्वेश्चन, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का विलय 1856 में किया गया था। 14वां क्वेश्चन, ब्राह्मणीय ग्रंथों में शूद्रों के लिए निर्धारित एकमात्र पेशा क्या था? तीनों उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। 15वां क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। 16वां, जॉर्ज मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डैश को समर्पित किया? किसको किया? सुल्तान जहां बेगम, भोपाल की शासिका। और 17वां क्वेश्चन, मार्च डैश में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा? कब? मार्च 1946 में। 18वां क्वेश्चन, हिंदी और उर्दू में फिरंगी शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया गया? किसके लिए? अंग्रेजों या यूरोपियों के लिए किया गया था। 19वां क्वेश्चन, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन का। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली में हुआ? गलत है भी ये। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए और दिल्ली को अमीर लोगों को लूटा गया। रीजन जो दे रखा वो सही है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी आएगा। कारण सही है परंतु अभिकथन क्या है? सही नहीं है। डी आएगा इसका। 20वां क्वेश्चन, इंदु अभिकथन। इंदु शब्द एक प्राचीन फारसी शब्द से निकला जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। कारण, यह बहुत बाद की बात है कि शब्द हिंदू का प्रयोग धार्मिक संदर्भ में होने लगा। तो यहाँ पे अभिकथन और जो कारण है दोनों सही, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद 21वां जो दे रखा है वो ये देखिए, अभिकथन 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। सही है। प्रचुर मात्रा में कृषि के लिए पानी एवं लौह खदानों की उपलब्धता ने मगध के उत्थान में योगदान दिया। ये भी सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए आपका। अब आगे जो क्वेश्चन है आपके ये देखिए 3 मार्क्स वाले। हड़प्पाई लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ये इसका अथवा वाला। इन क्वेश्चन के आंसर
आगे देखिए, आप क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे। अब सेक्शन बी देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 से 29 है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है भी। तो 22वां क्वेश्चन, हड़प्पाई लोगों का मुख्य भोजन क्या था? हड़प्पाई लोगों के भोजन में पौधों और जानवरों से प्राप्त उत्पाद शामिल थे। वे अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल का उपयोग करते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, जबकि चावल के अवशेष कम पाए गए हैं। आहार में मछली, पक्षियों और जानवरों का मांस भी शामिल था। इसके अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए बैल का प्रयोग किया जाता, वृषभ किया जाता था, और चोलिस्तान व बनावली जैसे स्थलों से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान में है, में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। सिंचाई के लिए अफगानिस्तान के सोरतुगई में नहरों के अवशेष और धोलावीरा गुजरात में जलाशयों का उपयोग किया जाता था। फिर 23वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, पहला, 4 आर्य सत्य, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा को त्याग कर ही मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति और समाधि का पालन करना। अनिश्वरवाद, बुद्ध ने कहा था कि दुनिया अनित्य, बदल रही है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। निर्वाण, जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं था। मौर्य वंश के शासकों को कुछ बौद्ध ग्रंथ अक्षत्रिय मानते हैं, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। शुंग और कण्व शासक जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वे ब्राह्मण थे। साका जैसे मध्य एशियाई शासकों को ब्राह्मण मलेच्छ बाहरी मानते थे, फिर भी वे शक्तिशाली शासक बने। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को एक अद्वितीय ब्राह्मण बताया था। 25वां प्रश्न, बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाली शहरी केंद्रों की तस्वीर पर चर्चा कीजिए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने 17वीं शताब्दी के मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था। उनका मानना था कि ये शहर अपनी स्थिति के लिए राजकीय दरबार पर निर्भर थे और सरकार के हटते ही इनका अस्तित्व खतरे में आ जाता था। उसने दिल्ली और आगरा जैसे शहरों को घनी आबादी वाला और समृद्ध बताया, जहां बाजार और शिल्पकार मौजूद थे। हालांकि उसने यह भी तर्क दिया कि भारत में निजी संपत्ति का अभाव था, जिससे शहरों का विकास उस तरह नहीं हो पाया जैसा यूरोप में हुआ था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। लेखक इसकी रचना अल बेरूनी ने 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में की थी। इसका विषय यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भार और माप के तरीकों पर 80 अध्याय हैं। शैली, अल बेरूनी ने एक विशिष्ट और शैली अपनाई, जहां वह पहले एक प्रश्न पूछता था, फिर संस्कृत परंपराओं के आधार पर उत्तर देता था और अंत में अन्य संस्कृतियों से तुलना करता था। 26वां प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में इसे लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और सरकार को दिए गए जाने वाले राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। प्रभाव क्या हुआ इससे? यदि जमींदार समय पर लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करना था।
27वां प्रश्न, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि समुदायों के समन्वय से इतिहासकारों का क्या तात्पर्य है। समुदायों के समन्वय का अर्थ है अलग अलग धार्मिक परंपराओं का आपस में मिलना। इतिहासकारों के अनुसार इसके दो मुख्य तरीके थे। पहला ब्राह्मणीय विचारों का प्रचार और दूसरा ब्राह्मणों द्वारा अन्य सामाजिक समूहों की मान्यता को स्वीकार करना। उदाहरण जैसे पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को विष्णु के एक रूप में पहचान दी गई, जबकि उनकी मूर्ति स्थानीय जनजातीय परंपरा के अनुसार लकड़ी से बनी होती थी और देवी की आराधना को भी अक्सर लक्ष्मी या पार्वती के रूप में जोड़कर मुख्य धारा में शामिल किया गया। 28वां क्वेश्चन, कृषि इतिहास लिखने के लिए आईने अकबरी को स्रोत के रूप में प्रयोग करने में कौन सी समस्याएं हैं। आंकड़ों की त्रुटियां, आईने में दी गई संख्याओं और गणनाओं में कई स्थानों पर लिपिकीय गलतियां पाई गई हैं। विषम डाटा था, सभी सूबों प्रांतों से मिलने वाले आंकड़े एक समान नहीं हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों के लिए विस्तृत मूल्य और मजदूरी की सूची दी गई जबकि अन्य के लिए नहीं। राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह अबुल फजल द्वारा सम्राट के दृष्टिकोण से लिखा गया था, इसलिए इसमें किसानों के वास्तविक संघर्षों या ग्रामीण विद्रोहों का विवरण बहुत कम मिलता है। 29वां प्रश्न, संविधान सभा में वे भाषा विवाद पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। आर.वी. दुलेकर जैसे समर्थकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर वकालत की, जबकि दक्षिण भारत के सदस्यों जैसे श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन पर हिंदी थोपी जा रही है। समाधान अंततः एक समझौता हुआ जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और तय किया गया कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। इसके अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों का उल्लेख किया गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य आदर्श थे भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, कानून की नज़र में समानता और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास व संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देना, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 30 से 32 खिलाफत आंदोलन 4 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन ये रहे जिनके आगे क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों बता रखे हैं। उसके बाद शहर के विषय में खोज, ये 4 क्वेश्चन, और 32वां क्वेश्चन जो है पाटलिपुत्र का इतिहास, 4 क्वेश्चन इसके। इनको देखिए। ये पहले खिलाफत आंदोलन, पहला क्वेश्चन क्या था, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था। यह आंदोलन तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया था। दूसरा, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। भारत में इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था। तीसरा, इस्लाम में खलीफा किसको कहा जाता था। तुर्की सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। खिलाफत का समय 1919 से 1920 बताया गया है और इसी दौरान गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की थी। सामान्यतः ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। फिर 31वां प्रश्न, शहर के विषय में खोज, जो कि विजयनगर शहर है। प्रस्तुत पद्यांश किस शहर के बारे में है। यह पद्यांश विजयनगर शहर के बारे में है। 15वीं शताब्दी में किस ने विजयनगर की यात्रा की। 15वीं शताब्दी में निकोलो दे कोंती, अब्दुल रज्जाक और अफनासी निकितिन ने यात्रा की थी। पर्शिया, फारस का आधुनिक नाम क्या है। पर्शिया का आधुनिक नाम ईरान है। फरनाओ नूनीज नामक यात्री किस देश से आया था। फरनाओ नूनीज पुर्तगाल से आया था। फिर 32वां प्रश्न है, ये आपका पाटलिपुत्र का इतिहास है। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगीर था। तीसरा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। स्वयं सांग तीर्थयात्री किस देश से आया था।
स्वांग चीन से आया था। सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 33वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की समीक्षा कीजिए। इसके अथवा में हड़प्पा नगर नियोजन की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 34वां, क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। इनके सभी के आंसर आपको इकट्ठे बाद में देखिए। अभी सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या कीजिए। 35वां, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। और इसके अथवा में है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की समस्या। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारकों के मेल से हुआ था। जलवायु परिवर्तन, माना जाता है कि अत्यधिक जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आई जिससे सभ्यता का आधार हिल गया। दूसरा, नदियों का मार्ग बदलना या सूखना। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया या वे पूरी तरह सूख गई जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो गई। फिर अत्यधिक बाढ़। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि नदियों में बार बार आई विनाशकारी बाढ़ ने नगरों को तबाह कर दिया। वनों की कटाई, ईंटें पकाने और खेती के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया। पहाड़ी आक्रमण। कुछ इतिहासकार इंद्र पुरंदर के उल्लेखों के आधार पर आर्यों के आक्रमण को भी एक कारण मानते हैं, हालांकि भी विवादास्पद है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर नियोजन की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। हड़प्पा नगर नियोजन अपनी आधुनिकता के लिए प्रसिद्ध था। ग्रिड प्रणाली, शहर की सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे शहर एक जाल की तरह दिखता था। निकासी व्यवस्था, यहाँ की नालियाँ ढकी हुई और उनके बीच बीच में सफाई के लिए मेन होल बने थे। यह स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। दुर्ग और निचला शहर दो हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहा जाता था संभवतः विशिष्ट कार्यों के लिए, और दूसरा निचला शहर जो रिहायशी इलाके के लिए था। पक्की ईंटों का प्रयोग। भवनों और नालियों में निर्माण में एक निश्चित अनुपात 4:2:1 की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। 34वां, वनों को क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। शासकों द्वारा नयनार और सूफी संतों से संबंध बनाने के पीछे गहरे राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। लोकप्रियता का लाभ, ये संत जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनके साथ जुड़कर शासक अपनी सत्ता को प्रजा के बीच अधिक स्वीकार्य बनाना चाहते थे। धार्मिक वैधता, शासक अपनी शक्ति को दैवीय आशीर्वाद के रूप में दिखाना चाहते थे। भव्य मंदिरों का निर्माण और संतों को संरक्षण देना इसी रणनीति का हिस्सा था। सांस्कृतिक एकता, दक्षिण भारत में चोल शासकों ने नयनार संतों के भजनों जैसे तेवरम को संकलित करवाया और मंदिरों में उनके गायन की व्यवस्था की ताकि भक्ति के माध्यम से राज्य को जोड़ा जा सके। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सूफी संतों के मामले में शासक अक्सर उनके आध्यात्मिक सलाह लेते थे, उनके खानकाहों को दान देते थे ताकि राज्य में शांति और बरकत बनी रहे। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये दे रखा है सूफी मत के लिए, ईश्वर से प्रेम, पारंपरिक परंपरा, फिर सादा जीवन। उसके बाद आपका 35वां, विद्रोही क्या चाहते थे। तो ये इसका आंसर देखिए। जमींदार, वे अपनी छीन चुकी रियासतों और पुश्तैनी अधिकारों को वापस चाहते थे। फिर किसान है, सिपाही है, साझा लक्ष्य है। और एक और क्वेश्चन जो इसमें रह गया कौन सा आपका, वो शासकों के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे। 36वां क्वेश्चन जो मैप का है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को उनके नाम के साथ अंकित कीजिए। या अपने भारत के मैप पे दिखाने, आंसर मैंने लिख दिए, मैप पे आप
दिखा लेना इसको। अवध की राजधानी लखनऊ या फैज़ाबाद। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी हिसार में और बनावली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना वर्तमान में जो बिहार में है। और अकबर द्वारा बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में। थैंक यू।